सामाजिक अभिसरण राष्ट्र निर्माण का सरल समीकरण है। आप लोगों ने बहुत पहले से एक आपके पास एक नीले रंग का एक पम्पलेट आया हुआ, इसमें दो विषय चर्चा के लिए रखे गए हैं। तो उसमें एक विषय है जो मैंने अभी पढ़ा कि मूल निवासी बहुजनों का सामाजिक अभिसरण राष्ट्र निर्माण का सरल समीकरण है। मैं पहले अभिसरण को आपको स्पष्ट कर दूं कि थोड़ा कि अभिसरण से जो मतलब मैं समझ पाया हूं कि वो मेल मिलाप से है और भाईचारे से है और बंधुत्व से है। तो इसका मतलब यह है कि मूल निवासियों का जो मेल मिलाप है वही राष्ट्र निर्माण का एक सरल समीकरण है। मैं इस विषय पे आपसे संवाद स्थापित करने की कोशिश करूँगा। संवाद में इसलिए कह रहा हूँ कि संवाद वो होता है कि यहाँ बहुत सारे अतिथिगणों को हम बुलाते हैं कि वो समाज का प्रबोधन करें, अपनी तरफ से कुछ कहें, और बहुत सारे लोग उनके प्रबोधन को सुनने के लिए आते हैं। और संवाद तभी पूरा होता है जबकि उनका प्रबोधन, उनकी कही हुई बात लोगों तक पहुंच जाए। तो अगर हम ऐसा नहीं कर पाते तो फिर ऐसा होता है कि इतने व्यवस्था करते हैं, इतना तामझाम हम जोड़ते हैं, इतना सब कार्यक्रम आयोजित करते हैं, तो उसका उद्देश्य जो है वो पूरा नहीं होता। तो मैं सबसे पहले महापुरुषों को नमन करते हुए, अगर मैं सभी महापुरुषों का नाम लूं तो बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी। पहले ही समय बहुत खराब हो चुका है तो मैं उन पर नहीं जाऊंगा। सभी महापुरुषों को नमन करते हुए सभी मंचासीन अतिथिगणों का और आप सभी महानुभाव जो इस कार्यक्रम में आए हैं, सभी का स्वागत है। जो आज का विषय है मित्रों, राष्ट्र निर्माण में हमारे बाबा साहब का जो दर्जा है उसी के समकक्ष अगर उत्तराखंड की हम बात करते हैं तो उत्तराखंड में एक शख्सियत हैं, उनका चित्र आप देख रहे होंगे, मुंशी हरिप्रसाद टमटा जी। उनका कल को जन्मदिन है तो उनको सबसे पहले नमन करता हूँ। उसका इस आज का जो विषय है उस विषय से बड़ा गहरा नाता है। वो मैं आने वाली जो अपनी बात है उसको मैं आगे इसमें रखने की कोशिश करूँगा। ये एक ऐसे महापुरुष हैं कि जिनके बारे में जो है बहुत कम जानकारी है। वैसे तो हमारे समाज के जो जितने महापुरुष हैं सभी का लगभग यही हाल है कि उनके बारे में हम बहुत कम जानते हैं और उनका जो ब्राह्मणवाद का जो षड्यंत्र है उसने हमारे महापुरुषों को हम तक पहुंचने के लिए बहुत बड़ी सील ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि उनकी बात हम तक न पहुंचे। ये बात कुछ ऐसी है कि बीमार जो है उसको बीमारी की दवा न पहुंचे। तो बीमारी की दवा बीमार कौन है, समाज के साथ कोई दिक्कतें हैं और मतलब जो दवा है वो हमारे महापुरुष हैं। अगर हमारे महापुरुष हमारे घरों तक पहुंचते हैं तो हमारी बहुत सारी जो समस्याओं का, हमारी बीमारियों का जो सामाजिक हमारे साथ बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं उनका समाधान अपना आप हो जाता है। तो वो जो षड्यंत्रकारी ताकतें हैं, वो ब्राह्मणवाद जो है वो चाहता है कि हम तक वो दवा न पहुँचे ताकि हम हमारी जो बीमारी है उस बीमारी में उसकी खुशहाली है। तो बाबा साहब मैं एक दो उदाहरणों से अपनी बात को शुरुआत करूंगा कि बाबा साहब ने 6742 जो जातियां थी जो कि ब्राह्मणवाद का षड्यंत्र थी। हम मूल रूप से इतनी जातियों में बटे हुए नहीं थे, हमको किसी उद्देश्य से उसने इतनी सारी जातियों में बांटा एक षड्यंत्र के तरह
तो बाबा साहब ने क्या काम किया कि उन सब सारी जातियों को एक छाता के नीचे अंदर ले आए। वो एक छाता कौन सा था? वो अनुसूचित जाति और जनजाति, ये एक हमको बाबा साहब ने एक छाता दिया, ताकि हम अपने आप को 6742 अलग अलग जातियों के रूप में पहचान के एक पहचान के रूप में अपनी पहचान रखें। अब इन जो 6742 जातियां हैं, तो बाबा साहब के प्रयास से मतलब इसमें लगभग रोटी का संबंध तो 100% है, उनमें रोटी का संबंध 100% है, लेकिन बेटी का संबंध भी कुछ % भी है। मतलब रोटी और बेटी दो संबंध बहुत समाज में बहुत मायने रखते हैं। तो उनमें रोटी का संबंध 100% है, लेकिन और बेटी का संबंध भी कुछ % तक है। तो यही काम मुंशी हरिप्रसाद टमटा जी ने पहाड़ में किया। उन्होंने हमारी 51 जो जातियाँ थी, यहाँ पर तमाम उपजातियाँ थी, तो उन सारी उपजातियों को उन्होंने जोड़ के उन्होंने एक छाता में रखा। उस छाता का नाम उन्होंने दिया शिल्पकार। तो जो शिल्पकार हैं, इनमें रोटी बेटी का संबंध आज भी नहीं है। जितने भी हम शिल्पकार जातियां हैं, उनमें रोटी बेटी का संबंध आज भी नहीं है। तो जो भी कि आज का विषय है, हम सामाजिक अभिसरण की मेल मिलाप की बात कर रहे हैं। तो अब ये जो ये उदाहरण था, ये मेल मिलाप की पहल किसको करनी थी? ये उदाहरण किसको पेश करना था? मतलब निश्चित रूप से उन लोगों को नहीं करना था कि जो अभी जिनको भी जानकारी नहीं है। ये उदाहरण उनको पेश करना था जिनको इनकी जानकारी हो चुकी है, और निश्चित रूप से मतलब वो शिक्षित लोग हैं। लेकिन आज समाज में जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो बाबा साहब की बहुत बातें करते हैं। तमाम मीटिंगों में भी जाते हैं, तमाम बहुत सारी बातें उनसे सुनने को मिलती हैं। लेकिन वही लोग जब बेटी ढूंढने जाते हैं, तो उनकी सुई फिर वहाँ अटक जाती है। ठीक है? तो अब देखिए, जो आज के पॉम्पलेट में यह है बात लिखी गई है कि इससे क्या होता है कि सैद्धांतिक ज्ञान के अभाव में घूम फिरकर जाति के संगठन में कैद हो जाते हैं। जो अभिसरण की बात हम कह रहे हैं कि सब मेल मिलाप होना चाहिए, तो वो अपनी जाति के संगठन में फिर से कैद हो जाते हैं। इतना ही नहीं, वो स्वसंतुष्टि के लिए अपने कैद खाने की दीवारों को और अधिक मजबूत करने में गौरव महसूस करते हैं। मतलब फिर हम जो अपनी इंडिविजुअल जो जातियाँ हैं, कोई हम टमटा, लोहार, बढ़ई, दर्जी, ये जितने भी हैं, फिर हम उसी सांचे में अपने आप को कैद कर लेते हैं, उससे बाहर हम नहीं निकल पाते हैं। तो इससे क्या होता है, जुड़ने वाले गुण को विकसित करने के बजाय हम जाति अगर हम ऐसा करते हैं, ये सब करते हैं, ये जो हमारे दुश्मन जिसने इनको 6742 जातियों में बांटा, ये उसकी कामयाबी है और हमारा फेलियर है। क्योंकि ये ट्रैप दुश्मन को अपने कामयाब बना दिया। अब ये बात कुछ इस तरह की है कि जैसे हमको बीमारी का पता भी लग गया है और दवाई भी हमारे साथ में है, दवाई भी हमारे हाथ में आ चुकी है। तो आज हम जो है समाज के मिलने जुलने की बात हम जब बात कर रहे हैं, तो समाज के एक और हिस्से की बात हम कर रहे हैं। जहन में है अभी ताज़ा घटनाक्रम हमारा जो 21 तारीख का कार्यक्रम था, वो भी उससे आप जोड़ के उसको देखें। देखिए, ब्राह्मणवाद बहुत चतुर, कुटिल और धूर्त रहा है हमेशा, और मूल निवासियों का अस्तित्व ही उसके अस्तित्व की कुंजी है। मतलब अब जैसे हम अभिसरण कहते हैं,
कन्वर्जेंस, मेल मिलाप कहते हैं, तो उसका उल्टा होता है डाइवर्जेंस। तो जो ब्राह्मणवाद है उसका जो उद्देश्य है समाज को बांटना, तोड़ना। उसने क्या काम किया? उसने एक काल्पनिक किताब लिखी। उस काल्पनिक किताब में अपने पूर्वज को कहा कि यह शूद्र है, और उस पूर्वज को फिर हमारे लोगों को पकड़ा दिया और कहा कि ये तुम्हारा पूर्वज है। वो पूर्वज कौन है? वो पूर्वज हैं वाल्मीकि। और मजे की बात है कि उसी पूर्वज ने उसी काल्पनिक किताब में, जिसको वाल्मीकि रामायण में है, उसने खुद कहा है कि मैं प्रचेता का 10वां पुत्र हूं। अब देखिए, लेकिन वो किताब में लिखा हुआ है, उस लिखे हुए को पढ़ेगा कौन? क्योंकि जिसको पढ़ना था उसके हाथ में उसके हाथ से कलम छीन के उसके हाथ में उसने झाड़ू पकड़ा दी। दूसरा, उसकी भाषा संस्कृत में है, तो उनको पता चलेगा कैसे? तो इसलिए उनको न कभी पता चलना था और न पता चला। तो इस बीच क्या हुआ कि बाबा साहब के संविधान की वजह से कुछ लोग शिक्षित हो गए। उन्होंने पढ़ लिख करके जो ये षड्यंत्र था इसका पर्दाफाश कर दिया, और पर्दाफाश करने के बाद समाज में बताना शुरू कर दिया, प्रबोधन शुरू कर दिया था। अब उसने देखिए, जब प्रबोधन शुरू कर दिया तो उसने फिर एक नई तरकीब निकाली। उसने ये तरकीब निकाली कि जो बताने वाले, जो समाज में बताने वाला, प्रबोधन करने वाला जो एक ग्रुप पैदा हो गया है, तो उसको ही अपना, जो बताने जाए उसको ही अपना दुश्मन समझ लें। देखिए, एक उदाहरण से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, घोड़ा, हाथी, कुत्ता, बिल्ली, ये सब जंगली जानवर थे पहले। इनको हमने बाद में जो है पालतू बनाया है। और पालतू बनाने के लिए देखिए क्या होती है, उनकी ट्रेनिंग होती है। तो ट्रेनिंग देने से पहले देखा जाता है कि इस जानवर की कमजोरी क्या है। जैसे हम कुत्ते को ट्रेन करते हैं, मैं आपको एग्जांपल के लिए बताएं, बहुत डॉग ट्रेनिंग स्कूल होते हैं, तो डॉग ट्रेनिंग स्कूल में डॉग को भेजा जाता है, तो देखा जाता है कि कुत्ते की कमजोरी क्या है, ये हमारी वफादारी कैसे करेगा। तो वो देखें कि कुत्ता जो है वो अगर कोई इसको खाना दे या कोई हड्डी दे या कोई ऐसी चीज़ दे, मनपसंद चीज़ दे, तो उसको वो खाएगा, तो फिर वो जो है चोर उसको बहका सकता है। तो इस बात को लेकर उसको ट्रेन किया जाता है कि उसको डिफरेंट लोग जो है एक उसको चेन से बांध लेते हैं। चेन से बांध दिया कुत्ते को। चेन से बांधने के बाद जो है उसको अलग अलग लोग जो है खाना देते हैं। अलग अलग लोग जाकर उसको खाना देते हैं। खाना देने के बाद जो है क्या करते हैं कि हर आदमी जो खाना देता है उसको, वो चेन से बंधा है, उसको हिट करता है, मारता है। तो जब उसको मारता है तो उसके दिमाग में ये बैठ जाता है कि जो भी मुझे खाना देता है ये मुझे मारता है, उसके दिमाग में बैठ जाता है। और एक उसका जो मास्टर होता है, उस मास्टर का जो उसको खाना देता है, वो मास्टर का दिया हुआ खाना वो खाता है, तो वो उसको मास्टर मारता नहीं है। तो उसके दिमाग में बैठा दिया गया है कि तुम्हें, मतलब उसको एक तरह से इसकी बात के लिए हमने ट्रेन कर दिया है। अब असल बात क्या है? असल बात ये है कि जो मैंने कह दी वो बता असल नहीं है। मैं असल बात क्या है मैं वो आपसे अब कहने जा रहा हूँ कि हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है। और गलती है क्या? जब देखिए समाज में हमारा तिरस्कार होता है, हम जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं हम महसूस करते हैं इस बात को, जब समाज में हमारा तिरस्कार होता है, हमारा अपमान होता है, तो हमको कैसा लगता है? मतलब निश्चित रूप से बुरा लगता है। और
कितना बुरा लगता है अगर बात करें तो उसकी कोई सीमा नहीं, उसको शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। लेकिन हम क्या करते हैं, देखिए मैं उस वर्ग को ध्यान में रखते हुए कह रहा हूँ कि हम भी तो उनका तिरस्कार ही करते हैं कि नहीं, मानते हैं इस बात को। तो हमको क्या करना चाहिए? मेरे ख्याल से नहीं करना चाहिए, हमको उनका तिरस्कार नहीं करना चाहिए। तो हम इसलिए उनका तिरस्कार करते हैं कि हम ब्राह्मणवाद के शिकार हैं। हम ये ब्राह्मणवाद को पालते पोसते हैं और इसी वजह से हम उनसे मेल मिलाप नहीं कर पाते हैं। अब मैं आपसे कुछ सवाल आपसे पूछता हूँ। हमने उस समाज को मैं वाल्मीकि समाज की बात कर रहा हूँ, क्या हमने कभी उनको अपनी बर्थडे पार्टी में बुलाया? हम कभी उनके घर में कार्ड लेके गए अपने शादी का कि चाचा, ताऊ, भाई, भाभी, आप हमारी शादी में ज़रूर आना? क्या हमने उनके साथ बैठ के अपना खाना खाया? मैं ख़त्म कर रहा हूँ। क्या हमने उनके साथ रोटी बेटी का रिश्ता कायम किया? तो ऐसा ही जब हमारे साथ सवर्ण करते तो हमको कैसा लगता है? हम जब उनके साथ नहीं करते, हमसे उनके साथ तिरस्कारपूर्ण भाव रखते हैं, तो ऐसा ही हमारे साथ सवर्ण करता है तो हमको बहुत बुरा लगता है। तो मैं जो ये हमारे बीच की समाज की ये जो दरार है, इस दरार को हमने नहीं देखा, ये दुश्मन ने देख लिया। और हम इस दरार को और चौड़ा नहीं होने देंगे। हम इस दरार को पाटने की कोशिश करेंगे। मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। मैं इस संदेश के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ कि मैंने जिस एक वर्ग की बात की है, पहले तो हमने जो सामाजिक अभिसरण की बात कही, हमारा जो सब्जेक्ट है कि हम जो सामाजिक अभिसरण है, हमको हमारे महापुरुषों ने एक जो बड़ा शेल्टर दिया है, हम उसको शिक्षित लोग जो हैं अपने व्यवहार में उतारें। सिर्फ बात करने से नहीं होगा, हम अपना जो रोटी बेटी का संबंध है उसको विस्तार दें, अपने करके दिखाएं ना। बहुत सारे लोग इस सभागार में बैठे हुए हैं, उन्होंने करके दिखाया, उनके शादी ब्याह में सब देखने को मिला, तो हम भी ये सब करके दिखाएं। तो ये सब जो देखिए इस विषय में जो बाम सेफ है, बहुत पहले से काम कर रहा है। उसने एक मूल निवासी कंसेप्ट दिया था, और अभी जो 21 तारीख का जो भारत बंद हुआ था, उसमें बाम सेफ ने अपनी तटस्थ भूमिका इसलिए रखी। बहुत सारे दिमाग को कहा कि बाम सेफ में तटस्थ क्यों रहा भाई, इन्होंने कोई प्रतिक्रिया अपनी क्यों नहीं दी? देखिए ये एक बड़ा षड्यंत्र है कि एक भाई को दूसरे भाई से लड़ा दिया जाए, कि हमको समाज में अभिसरण करना है, एक वर्ग का दूसरे के साथ अभिसरण करना है, एक दूसरे के साथ बातचीत करनी है, तो ये हम नहीं कर पाए। तो हम इस संदेश के साथ अपनी बातें जो है मैं अपनी बात समाप्त करूँगा कि हम अपनी बात को इस जो आपके विषय को अपने जहन में उतारें और अपने आचार व्यवहार में उतारें। इसी बात के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय भीम, जय भारत। थैंक यू। धन्यवाद सर। हमारे बीच में शिल्पकार सभा नैनीताल के पूर्व अध्यक्ष माननीय रमेश चंद्रा जी भी हैं। मैं आपको मंच पर सादर आमंत्रित करता हूं। माननीय रमेश चंद्रा जी, आप मंच पर अपना स्थान ग्रहण करेंगे। हमारे बीच में बुद्धिस्ट सोसाइटी के माननीय राजेंद्र सिंह कोटियाल जी हैं। मैं आपसे विनम्र निवेदन करूंगा कि आप मंच पर अपना स्थान ग्रहण करेंगे। माननीय राजेंद्र सिंह कोटियाल जी। हमारे बीच में मूल निवासी संघ के जिला महासचिव माननीय गंगा प्रसाद जी हैं। मैं आपका भी स्वागत करता हूं। हमारे बीच में जगदीश चंद जीतू भाई हैं, सामाजिक कार्यकर्ता। मैं आपका स्वागत करता हूं। शिल्पकार संगठन मुंशियारी से हमारे मनोज कुमार जी हैं। मैं आपका भी स्वागत करता हूं। हमारे बीच में प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ता गजेंद्र सिंह जी भी हैं।
मैं आपका भी बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ। हमारे बीच में शिक्षक विपिन बिहारी जी भी हैं, मैं आपका भी स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए मैं माननीय उमा शंकर जी को पुनः आमंत्रित करता हूँ। अगले वक्ता को आमंत्रित करने से पूर्व मैं सभी वक्ताओं से एक निवेदन करना चाहता हूं कि वो निर्धारित अवधि पर अपनी बात समाप्त करने का कष्ट करेंगे, ताकि हमारे विशिष्ट अतिथि और हमारे मुख्य अतिथि को भी पर्याप्त समय मिले। इसी क्रम में मैं अगले वक्ता के रूप में माननीय MR आर्य जी, उपाध्यक्ष जिला कार्यकारिणी बामसेफ को आमंत्रित करता हूं। हमें सेंट्रल एजुकेटिव कमेटी नागपुर देहरादून से निर्देश प्राप्त हुए हैं कि सभी सम्मानित वक्तागणों को 5 से 7 मिनट के अंदर ही अपना वक्तव्य, अपना सारगर्भिक वक्तव्य सब्जेक्ट पर ही देना है। मैं निवेदन करूँगा वक्तागणों से, कृपया हमारे केंद्र द्वारा जो हमें आदेश निर्गत किए हैं उसका पालन करेंगे। माननीय MR आर्य जी। धन्यवाद संचालक महोदय। आज बामसेफ के इस जनपद नैनीताल के जिला क्लस्टर में इस अंबेडकर सभागार में आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन। आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे इस संगठन के अध्यक्ष माननीय डॉक्टर संजय इगोले साहब और मंच पर उपस्थित संपूर्ण बुद्धिजीवी वर्ग, महानुभाव, सभा में उपस्थित सभी जुझारू साथी और एक विचारधारा को आगे बढ़ाने वाले सभी नवयुवक एवं मातृशक्ति, सर्वप्रथम मैं नमन करना चाहूँगा कि जिस महापुरुष की बदौलत, जिस महापुरुष के संघर्ष, जिस महापुरुष की कुर्बानियों से मैं आज आपके सामने इस मंच पर खड़ा हूँ, मैं बाबा साहब को सर्वप्रथम नमन करते हुए और आज मैं जो भी टूटे फूटे जो शब्द जो बोल रहा हूँ उसकी शुरुआत करने वाले हमारे जो शिक्षा के श्रोता फूले साहब को नमन करते हुए और सावित्रीबाई फूले माता जी को भी नमन करते हुए और संपूर्ण जिन महापुरुषों ने संघर्ष किया और उस संघर्ष की बदौलत आज हम लोग यहाँ पर बैठे हैं। आप सोच के देखिए, हम उस देश में पैदा हुए हैं जिस देश में गाय, भैंस, घोड़ा, खच्चर तक एक तालाब में पानी पी सकता है, लेकिन एक इंसान को उस तालाब में पानी पीने की इजाज़त नहीं थी। ये बामसेफ की जो शुरुआत हुई, ये बामसेफ की जो आइडियोलॉजी विकसित हुई, इसके पीछे का उद्देश्य बस एक ही शब्द में आता है कि बाबा साहब ने जो हमको दिया वो कैसे दिया। और उस संघर्ष को उन्होंने कहा था कि ए मेरे देश के बहुजनों, मैं जो आप लोगों के मन में, आप लोग के चेहरे में
जो ये खुशी का माहौल है, इस खुशी को मैं बड़े संघर्षों से यहाँ तक लाया हूँ। आप लोग आज जो कपड़े पहन रहे हो, आप लोग जो आज कुर्सी पे बैठ रहे हो, आप लोग के गले में जो टाई है, आप लोग के बच्चे जो अच्छे अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, उसके लिए जो मैंने संघर्ष किया, उस संघर्ष को बड़ी कठिनाइयों से मैं यहाँ तक लाया हूँ। और इस जो संघर्ष है, उस संघर्ष को मैं जहाँ तक लाया हूँ, हो सके तो उसको आगे बढ़ाना, अगर नहीं कर सकोगे तो उसको पीछे भी मत देना। इसी बात को आगे बढ़ते हुए बामसेब की जो आइडियोलॉजी है, बामसेब आज पूरे देश में पूरे क्लस्टर का जो प्रोग्राम कर रहा है, मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे बीच में हमारे इस आइडियोलॉजी के गुरु जी.आर. टमटा सर बैठे हैं, मंचासीन हैं। मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। 94-95 में उनके सानिध्य में हमारे साथ हमारे मित्र रमेश चंद्र जी हैं, प्रिंसिपल साहब हैं, रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं वो, और मैं 94-95 से इस बामसेब की जो जनपद नैनीताल की जो बागडोर है वो हम लोगों ने संभाली, और तब से इसकी ABCD लगातार सीखते रहे। और सीखने का जो फायदा हुआ, वो फायदा ये है कि आज जो हमारा जो इस सत्र का जो एजेंडा है, मूल निवासी बहुजनों का सामाजिक अभिकरण ही राष्ट्र निर्माण का सरल समीकरण है, उसी की बदौलत इस बामसेब की ही आइडियोलॉजी को ध्यान में रखते हुए आज हमें कहीं भी किसी के वहां जाने में कोई हिचक नहीं होती है। और हम उन्हें जो एक विचारधारा है, उस विचारधारा से कि समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, भाईचारा, इस बात को लेके अगर आप कहीं भी जाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई तिरस्कार करेगा या आपसे कोई बदतमीजी करेगा। यह विचारधारा है। और अक्सर इसका जो बिल्कुल जो बामसेब का जो ये जो हमारा इस समय का जो टॉपिक है, इसका अगर उसका आप रिजल्ट देखना चाहेंगे तो रिजल्ट ये है कि आज के समय में जो बच्चे आज हैं, उन बच्चों में कहीं कम से कम हमारे अपने कम्युनिटी के प्रति तो समर्पण की भावना है ही, लेकिन उनके अंदर जो जाति की भावना है, मुझे नहीं लगता है कि बच्चे इस बात को देखते हैं। ये बामसेब की आइडियोलॉजी है। और ये हमारे महापुरुषों की अभी बातें थे, हम मेरे से पहले जो हमारे इस मंच से बोल रहे थे बुद्धिजीवी वर्ग R.C. टमटा साहब, तो उन्होंने कहा कि 7,642 जातियों को, और इसी तरह पूरे उत्तराखंड में भी बहुत सारी जातियां हैं, उन जातियों के एक सूत्र में बांधने का कार्य किया मुंशी हरिप्रसाद टमटा जी ने। ऐसे समय समय पर हमारे महापुरुष पैदा हुए हैं, उन्होंने हमको रास्ता दिया है। और उस रास्ते पर आज चलकर आज यहाँ जो आप एक भीड़ देख रहे हैं, लोगों का एक जनसमूह देख रहे हैं, ये उन्हीं जैसे महापुरुषों का एक योगदान है और उन्होंने कुर्बानियां दी है। कहावत है कि मुफ्त में सम्मान नहीं मिलता। मेरे साथियों, आज हम विभिन्न बहुत सारी दिक्कतों से जूझ रहे हैं, हमारा समाज बहुत सारी दिक्कतों से जूझ रहा है। आज देखिए, उत्तराखंड की अगर बात करें तो उत्तराखंड जिसको देवभूमि नाम दिया है, और वहाँ देवभूमि का मतलब आप समझ रहे हैं कि यहाँ देवताओं का वास, उनका कथन है। ये हमारी आइडियोलॉजी नहीं है, ये तथाकथित लोगों की आइडियोलॉजी है। इसका मतलब है यहाँ देवताओं का वास है, और हमको किस में रखते हैं वो लोग? हमको राक्षसों की भाषा में रखते हैं। तो इसका मतलब उनका तो हमारे साथ कभी मेल हो ही नहीं सकता, ये वो लोग कहते हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूं।
हम तो समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, भाईचारे की बात करने वाले लोग हैं। लेकिन वो जगह जगह आज आप देखिए कि इस उत्तराखंड में मैं एक दिन पढ़ रहा था कि 10,000 करोड़ रुपया माननीय मुख्यमंत्री महोदय केंद्र से केवल मंदिर माला निर्माण के लिए लाते हैं। आप सोच के देखिए कि आज भी हमारे कई नंगे भूखे लोग जिनके पास एक छत में नहीं है, जिनके पास सुबह का शाम को खाने की रोटी नहीं है, उनसे अच्छा यह होता कम से कम अगर उस पैसे को सही उसमें इस्तेमाल किया जाता, कम से कम लाखों लोगों को छत मिलती। लेकिन यह लड़ाई कौन लड़ेगा? अभी हमारे माध्यमिक शिक्षा के निदेशक साहब ने बात कही थी कि आज 3600 पद जो संविदा पे हैं, जो दैनिक वेतन भोगी हैं, जो उपनल वाले हैं, उन लोगों को नियमित किया जा रहा है। लेकिन वहां कहीं भी हमारा रिजर्वेशन की कोई बात नहीं है। तो इस लड़ाई को कौन लड़ेगा? हम लोग जितने भी आज लोग हैं, मैं एक बात कहना चाहूंगा, तो कई लोग तो बात करते हैं, हमारे साथ भी ऐसे लोग, अरे मैं तो रिजर्वेशन से कोई, मेरे को तो कोई फायदा नहीं मिला। बात यहां पर आती है, रिजर्व से फायदा नहीं मिला, पढ़ने का अधिकार तो मिला। जब पढ़ने का अधिकार मिला तब आप वहां तक पहुंचे और तब आप उससे कहते हैं कि मुझे तो रिजर्व। तो वो जो 3600 पद हैं उसमें कहीं भी रिजर्व की कोई व्यवस्था नहीं है। 36,000। तो ये लड़ाई इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हम लोगों ने, हमको जो भी मिला हम तो मौज मस्ती कर गए, ये हम लोग को मिला है उसको जीवित रखने का हमको प्रमाण देना है। और यहां जितने भी आज लोग आए हैं ये इस बात के गवाह हैं कि आप लोग सारे बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं। और मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि जब जब भी इस समाज पर कोई विपत्ति का समय आता है, कोई दुखद का समय आता है, तब सबको चाहे वो किसी एंगल से कुछ भी करे, लेकिन घर से बाहर तो निकलना पड़ेगा भाई साहब। हम कह रहे हैं कोई कांग्रेस में है, कोई बीजेपी में है, हम के लिए आना ही पड़ेगा। और जब तक नहीं करेंगे तब तक मतलब हमारा शोषण होते रहेगा। मैं एक छोटी सी बात और कह के अपनी विचारों को यही विराम दूंगा। हम लोगों को, ये मेरा मत है, मैं किसी को इस पर थोपना नहीं चाहता हूं, और मेरे साथी लोग, हमारे बहुत सारे लोग आए हैं, ये इस बात को जानते हैं। मैं सम्मान करना चाहता हूं उन सभी साथियों को हमारा। जब भी मैं एक छोटे से शहर भीमताल में रहता हूं, और भीमताल में रह के हम छोटे छोटे कार्यक्रम करते रहते हैं, और उस कार्यक्रम का जब भी किसी हमारे समाज के लोगों पर कहीं भी कोई विपत्ति आती है तो एक तरफ से थोड़ा सा लिखने का बहन थी, और उसको वो डिवोर्स थी, एजुकेशन ले थी, बीएड कर रही थी, उसको बीएड के फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के फीस के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। और किसी कारण से उनको पता चला कि भीमताल में कुछ लोग रहते हैं, वो लोगों को थोड़ा सा करते हैं, थोड़ा सा मदद करते हैं। तो आई हमारे पास, मेरे साथ हमारे साथी रमेश चंद्र आर्य जी जो प्रधानाचार्य हैं वो भी थे। तो सामने सामने उसने अपनी बात रखी, और उस बात को रखा तो हमने थोड़ा सा उसकी जांच पड़ताल भी करी, और उस जांच पड़ताल करके वो लगा कि वास्तव में उस लेडीज़ के बाद, अगर उसने स्पष्ट ये लिख दिया प्रिंसिपल ने कि अगर आप फीस जमा नहीं करेंगे तो आपको बीएड के फाइनल एग्जाम में नहीं बैठने दी जाएगी। तो हमने कोशिश करी, हम कोशिश ही कर सकते हैं, और कोशिश करके उसकी दोनों फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की पूरी फीस जमा करी। मैं साधुवाद देना चाहता हूं उन सभी लोगों को जो लोग, मेरा कहने का मतलब है कि हमको धरातल में भी काम करना पड़ेगा, केवल माइक में नहीं, धरातल में भी कुछ करना पड़ेगा। और ये बात हमने कहां से सीखी? ये बात बाबा साहब खुद अपनी बात में कह गए हैं कि
ए मेरे बहुजनों, मेरे समाज के लोगों, आप जो भी कमा रहे हैं उसका 5% पे बैक टू सोसाइटी में लगाएं। ऐसे बहुत सारे प्रसंग अगर आप जानेंगे तो एक बार किसी को कैंसर हुआ था, उसके लिए हमने 1.5 लाख रुपया जमा किया। एक बार किसी और का वो MSc में उसका फीस नहीं था, उसके लिए भी 1 लाख के समथिंग पैसा जमा करा। साथी लोग करते हैं, बस एक आवाज़ करने के लिए आपके अंदर भी होना चाहिए। सबसे पहले अगर होता है तो मैं जमा करता हूँ, तब हमारे लोग सारे लोग आते हैं, हाँ ये करना चाहिए। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ सभी लोगों का। और जब जब भी और ऐसे काम करने पड़ेंगे हमको, अगर समाज के बीच में जाना है, केवल बोलना ही नहीं, प्रैक्टिकल चीज़ भी करनी पड़ेगी। इन्हीं बातों को कहते हुए मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। पुनः सभी लोगों को साधुवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। हॉस्पिटल के वरिष्ठ फिजिशियन प्रोफेसर डॉक्टर वैभव कुमार जी उपस्थित हो चुके हैं। मैं DK जी से अनुरोध करूंगा, उनको ससम्मान डॉक्टर वैभव कुमार जी को मंच पर आमंत्रित करेंगे। डॉक्टर वैभव कुमार जी हमारे बीच में डॉक्टर सुशीला तिवारी मेडिकल हॉस्पिटल की डॉक्टर आराधना मैडम भी उपस्थित हो गई हैं। मैं इस मंच के माध्यम से आपका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच में शिल्पकार सभा नैनीताल के वर्तमान अध्यक्ष माननीय रमेश चंद्र जी भी उपस्थित हो गए हैं। मैं आपका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच में प्रमुख समाज सेवी सुबोध जी भी उपस्थित हो गए हैं। मैं आपका भी इस मंच के माध्यम से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, एक बात आपके संज्ञान में लानी है, क्योंकि इस सभागार के मंथन से एक बात निकल के पूरे देश में जानी है और हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने एक विषय इस मंथन के लिए हमारे बीच में दिया है। मैं वक्ताओं से अनुरोध करूंगा, कृपया विषय पर ही अपना वक्तव्य रखेंगे, क्योंकि ये कार्यक्रम विशुद्ध रूप से गैर राजनीतिक है। आपसे मेरा वक्ताओं से अनुरोध रहेगा, किसी भी संगठन या किसी भी दल का यहाँ पर से उल्लेख करना अच्छा नहीं होगा। कृपया अपना वक्तव्य विषय पर भी रखेंगे। माननीय उमाशंकर जी। माननीय प्रमोद कुमार जी, एडवोकेट संपादक वंचेश्वर, आमंत्रित करता हूं कि अपना वक्तव्य देंगे। सम्मानित मंच और उपस्थित सभी यहाँ पर साथियों, मैं सबसे पहले आज के इस निराशा हताशा के जो दौर में जो एक मंजर दिख रहा है देश में कि जो सब कुछ एक ताकत ऐसी सत्ता पर काबिज है जो सब कुछ तहस नहस कर देना चाहती है, जो मानवतावादी भारत के निर्माण का एक रास्ता चल पड़ा था उसको फिर से तहस नहस करके वही एक अंधकार युग में इस देश को धकेल देना चाहती है। ऐसे दौर में अगर कोई एक उम्मीद की किरण के रूप में कोई नज़र आता है तो ये बामसेफ और उसका BS4 आंदोलन है। मैं बहुत ज़्यादा व्यक्तिगत रूप से मैं बामसेफ का एहसानमंद हूँ कि अगर ये संगठन ना बना होता तो हम भी खाली एक पढ़े लिखे अनपढ़ों के अलावा कुछ नहीं होते। हमने नाम को पढ़ लिख लिया, MA कर लिया, PhD कर ली, LLB कर ली, लेकिन जो एक्चुअल जो एजुकेशन अगर हमें मिली, जो वास्तव में इस देश का इतिहास पता चला, इस देश का सच्चा अगर इतिहास पता चला, यहाँ का सामाजिक संरचना, इस देश में समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय के लिए आखिर लड़ा है तो किसने लड़ा है, इस भारत को आदर्श भारत बनाने के लिए प्रयास, ये अगर हमें पता चला तो बामसेफ के माध्यम से पता चला। अगर बामसेफ ना बना होता तो हमें ये कुछ भी पता नहीं होता। पता नहीं कौन कौन हमारे बापू बना दिए जा रहे थे, कौन कौन हमारे चाचा बना दिए जा रहे थे,
जिनका हमारे विकास और भले से कोई लेना देना नहीं था, पूरी की पूरी तरीके से हमारी बर्बादी और हमारे विनाश का जिनका रोल था, उनको हमारा बापू और चाचा बना के हमें परोसा गया था। अगर ये बामसेफ ना बना होता, हम बाबा साहब को भी ना जान पाए होते, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को भी पूरी तरीके से उनके कामों को यहाँ पर बिल्कुल नेस्तनाबूद कर दिया गया था। तो इसलिए मैं इस संगठन का आभारी हूँ, और इस समय विशेषकर आभारी हूँ। इस समय जैसे 2018 से ये जो BS4 डोर टू डोर जो अभियान चला है, और ये BS4 डोर टू डोर अभियान ने आज वो कमाल किया है कि आप देख सकते हैं 24 का जो ये चुनाव, मैं पिछले साल देख रहा था, BS4 डोर टू डोर मिशन 24 था, वास्तव में वो मिशन 24 बन गया, और आज सत्ता पक्ष और विपक्ष के हाथ में संविधान ही संविधान नजर आ रहा है। कोई कह रहा है मैं संविधान को बचाऊंगा, कोई कह रहा है मैं संविधान लागू करूंगा, आप हमारा साथ देकर तो देखो। तो वो अगर काम है तो ये यहाँ पर जो ये मंच आपके सामने जहाँ पर आप बैठे हैं ये है। लेकिन इसमें इतना ज़्यादा खुश हो जाने या अभी इतराने वाली स्थितियाँ नहीं हैं, क्योंकि जितना हम काम करते हैं उससे तेज़ी से हमारा दुश्मन काम कर देता है, क्योंकि उसको बड़ी महारत भी हासिल है, वो पहले से बड़ा एक्सपर्ट है, उसके पास संसाधन भी हैं, सब कुछ है। हमारा ये कार्यक्रम के आयोजन में हमारे साथियों के घोड़े खुल गए होंगे, पता नहीं ये खर्चा कैसे कितना मुश्किल से मैनेज करेंगे, कितना 1.5-2 महीने से मेहनत में लगे हैं, दिन रात मेहनत में लगे हैं, अपना ड्यूटी छोड़ के यहाँ पर काम कर रहे हैं, ड्यूटी दिन भर कर रहे हैं, शाम को ये काम कर रहे हैं, तब ये काम हुआ है। तो लेकिन ये काम अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है, बहुत तेज गति से। आप लोगों ने हमको यहाँ पर इतना बैठा के ये कारवां, ये मशाल सौंपी है। अब ये आगे की जिम्मेदारी हम सब लोगों की यहाँ पर है कि इस मशाल को हम अपने डोर टू डोर पहुँचाने में, इस अभियान को हम लोग भी अपनी भागीदारी निभाएं, ये मैं कहना चाहता हूँ। अब मैं समय का अभाव है, क्योंकि वक्ता बहुत हैं और बड़े अच्छे अच्छे वक्ता यहाँ पर हम बैठे हुए हैं, जिनको हमें बहुत ज़्यादा सुनना जरूरी है। मैं विषय पर आता हूँ। वैसे तो यही हो जाता है कि इतना कुछ कहने की इच्छा करती है, क्योंकि मैं भी पूरा जीवन इसी मुद्दे, मुझे स्टार्टिंग में ही बाबा साहब मिल गए थे, मिशन मूवमेंट मिल गया था, बामसेफ मिल गया था, तो मुझे तो लगता है मेरा जीवन धन्य है, मैं एक सफल जीवन की ओर बढ़ रहा हूँ, मैं अपने जीवन को एक सफल रास्ते पर चला रहा हूँ। तो इसलिए बहुत कुछ उद्गार रहते हैं, बहुत कुछ सोच रहती है, लेकिन समय का अभाव रहता है। तो मैं विषय पर ही आ रहा हूँ कि ये मूल निवासी बहुजनों का सामाजिक अभिसरण ही राष्ट्र निर्माण का सरल समीकरण है। अभी जैसे कि चंद्रा साहब ने भी जिक्र किया था, कल मुंशी हरिप्रसाद टमटा जी का यहाँ हमारे जयंती है। हम लोग इतने निर्लज्ज लोग हैं, हम लोग इतने नालायक लोग हैं, हम खाते किसी का हैं, गाते किसी का हैं। आज मुंशी हरिप्रसाद टमटा जी के बसाए हुए यहाँ कई हरिनगर हैं। मुंशी हरिप्रसाद टमटा जी ने उस समय यहाँ जमीनें बंटवा दी यहाँ के शिल्पकारों को, उस समय उनके फौज में भर्ती के रास्ते खोल दिए। उनके प्रयासों से पता नहीं कितने लोग फौज में भर्ती हो गए होंगे और उनके बच्चे आज कहाँ से कहाँ पहुँच गए होंगे। लेकिन अगर उनसे पूछो कि भाई किसने आपके रास्ते खोले, उन्हें कोई पता नहीं होगा। उनके घरों में टन टनाटन के अलावा कुछ नहीं हो रहा होगा आज भी। किसकी बदौलत हमारे ये रास्ते खुले, किसने हमें ज़मीनें दिलवाई, किसने हमें नौकरियां दिलवाई, हमको ये सब पता नहीं रहता है। क्योंकि जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती, वो कौम अपना भविष्य भी निर्माण नहीं कर सकती। तो वो हमारी स्थिति है। तो जैसे कि मुंशी हरिप्रसाद टमटा जी ने आपने देखा, उस समय हमारा वर्गीकरण कर दिया था, उस समय हमको एक क्लास बना दिया था कि भाई आप जातियों में मत बटिए। अगर आप जातियों में बटेंगे, आप आपस में लड़ते रहेंगे, तो आप कभी समाज निर्माण। पहले उन्होंने भी टमटा सुधारणी सभा बनाई थी, लेकिन बाद में उन्होंने उसे संशोधित करके शिल्पकार सभा, कुमाऊं शिल्पकार सभा बनाई, ताकि ये सब एक से एक दस्तकारी से जुड़े हुए लोग हैं, एक से एक हुनरमंद लोग हैं। अगर ये सब मिलजुल कर चलेंगे तो इनकी अच्छी खासी संख्या है। ये इस देश की, इस समाज की हुकूमत भी अपने हाथ में ले सकते हैं। लेकिन हमने मुंशी हरिप्रसाद टमटा जी को नहीं जाना। हमने मुंशी हरिप्रसाद टमटा जी को भी जाना तो जब हम यहाँ संगठन में आए, इस विचार को समझा, तब जाना। ये चीज़ हमें बाबा साहब दे गए थे, शेड्यूल कास्ट, एक वर्ग बना गए थे, क्लास बना गए थे। हमने उसको भी बहुत गहराई से नहीं लिया। और जैसे कि अभी फिर जो हमारा विरोधी ताकत है, वो उसको बड़ी तेज़ी से, अभी फिर ये पहला विषय जुड़ जा रहा है। इसमें पहला विषय क्या जुड़ जा रहा है कि हमारे इस ऑर्गेनाइजेशन ने हमें एक और आगे बढ़कर, शेड्यूल कास्ट से आगे बढ़कर
मूल निवासी आइडेंटिटी दे दी आपको। सबसे बढ़िया, मैं खुद बता रहा हूं अपना अनुभव। मैं 4-5 साल पहले, 7-8 साल पहले, मैंने जब ये अखबार का भी नाम आता की बात आई कि अखबार एक चलाना है, अखबार शुरू किया जाए, नाम रखा जाए, अब वही आता था दलित दलित, तो अंदर से कॉन्शियस अलाउ नहीं करती थी, यार हम दलित नहीं, हम क्यों दलित हैं? अपने पुरखों को पढ़िए, अपना सच्चा इतिहास जानिए। आप इस देश के मूल निवासी हैं, आप इस धरती के असली मालिक हैं। ये आपके महापुरुष तो बता ही रहे हैं, साथ में जो विरोधियों के महापुरुष भी बता रहे हैं, उनके भी लेखक बता रहे हैं। बद्रीदत्त पांडे बता रहे हैं, उत्तराखंड का मूल निवासी, यहाँ का शिल्पकार है। बाल गंगाधर तिलक बता रहे हैं, राहुल सांकृत्यायन बता रहे हैं, और जवाहरलाल नेहरू बता रहे हैं, आप लोग इस धरती के, इस देश के मूल निवासी, और हम अपने को कह रहे हैं दलित। तो कहीं ना कहीं हमें बड़ा अजीब सा लगता था भाई कि हम ये दलित नहीं हैं। तो वहाँ पर ये संगठन ने, जो बामसेफ ने इतना बढ़िया एक कंसेप्ट ये मूल निवासी का तैयार करके दिया कि SC ST OBC हम भारत के मूल निवासी। लेकिन जैसे ही मूल निवासी पर काम होना शुरू हुआ, जो दुश्मन तिलमिलाया, और उसने फट से, मैंने अभी चंपावत में भी ये बात रखी थी कि ये जो विचारों की, जो भारतीय संविधान को लागू करने की बोली तय करेगी आगामी शासन की धुरी, जो ये जो बोली तय करती है, जो मूल निवासी यहाँ तैयार हुआ, तो फट से आप देखेंगे पूरे उत्तराखंड में दिखता है, मुझे देश में भी दिखता है, मेरी माटी मेरा देश। वो भी कहने लगे ये मेरी माटी, ये मेरा देश है। यार तुम्हारा ही नहीं है, हमारा भी है। जगह जगह आप देखेंगे उत्तराखंड में उन्होंने, अभी परसों मैं देख रहा था, मूल निवासी 1950, मूल निवासी प्रमाण पत्र दो, लेकिन 1950 मूल निवासी। अरे भैया, मूल निवासी का मतलब 1950 कहां से हो जाएगा? मूल निवासी का अर्थ तो मूल निवासी होगा, ये स्थायी निवास चल सकता है, दूसरी चीजें चल सकती हैं, मूल निवासी का मतलब मूल निवासी होगा। तो ये जो मूल निवासी शब्द हमें हमारे विचारधारा ने, संगठन ने दिया, तो हमको सचमुच अब इसे आत्मसात करने की जरूरत है। अगर हम केवल इसे मंचों तक रखेंगे तो काम नहीं बनेगा। हमको कई सालों से जो विरोधी लोगों ने उस पर पहले से ही काम स्टार्ट कर दिया था, लेकिन आज हमारे संगठन ने हमें पिछले 5-6 साल से शब्द दिया है। अब हम इस पे आगे काम करने का अगर हम करें, हम आपस की जो वास्तव में जो दूरियां हैं, मतभेद हैं, हमको आपस में सहभोज भी करने चाहिए, रोटी बेटी की दिशा में भी प्रयास करना चाहिए। जितने हो सके हम, मतलब वास्तव में जो भाईचारा हमें बनाएंगे, अगर हम नहीं केवल हमारा मंचों तक रहेगा, तो अभी जैसे 21 को हुआ था, मैं फिर वहाँ पर कह रहा हूँ कि ये होता है एक बुद्धिजीवी संगठन अगर आपका मार्गदर्शक होगा। हम 21 को हम भी भटकते, लेकिन हमारे संगठन ने हमें ऊपर से गाइड किया। नहीं, ये दुश्मन की चाल है आपको लड़ाने के लिए। कुछ भी नहीं बचा आज नौकरियों में, सारा निजीकरण हो गया, सारा प्राइवेटाइजेशन हो गया, सारे जो सरकारी कंपनियों को बेच दिया, नौकरियां बची कहाँ हैं आपके पास? बाकी सिर्फ अभी आर्य जी ने, रघुनाथ लाल जी ने बताया कि उत्तराखंड में ही 26,000 पोस्टें, उत्तराखंड जैसा छोटा सा स्टेट जहां पे 26,000 नौकरियां आउटसोर्सिंग से भर दी गई हैं। अब आपकी नौकरियां बची कहां हैं? प्रमोशन आपका था वो बंद कर दिया है, तो बचा अब कुछ है नहीं, उसमें आपको लड़ाने के लिए उपवर्गीकरण कर दिया। अब हम कह रहे हैं कि साहब हमारा वो बचाए रखो, हम उसके लिए सड़कों पर उतर रहे हैं। किसको बचाए रखो? जो बचा ही नहीं है उसको बचाए रखो के लिए सड़कों पर उतर रहे हैं। और दुश्मन ने वो इसलिए काम किया कि हम लड़ें आपस में। एक गुट कहेगा ये हम इसको वापस दो, दूसरा गुट कहेगा हमारे लिए बढ़िया काम किया है। लेकिन हमको इन्हीं चालों को समझना है, हमें इन सारी बातों में न पड़ के समाज निर्माण करना है, BS4 डोर टू डोर करना है, हर व्यक्ति को जगाना है, हर महिला को जगाना है, हर बच्चे को जगाना है, हर युवा को जगाना है। और जब हम ये जगा लेंगे तो सब कुछ आपका होगा, तो आपको फिर मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये दे दो महाराज, ये दे दो महाराज कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बताओ तुमको क्या चाहिए, आप ये कहने वाले बन जाओगे। और मैं तो यही चाहता हूं कि 2027 के लिए तो कमर कस लीजिए उत्तराखंड में। 2027 वो इसको देवभूमि कह रहे हैं, वो अपनी प्रयोगशाला इस उत्तराखंड को बनाना चाह रहे हैं, तो हम कसम खा लें कि हम इसको अपनी प्रयोगशाला बनाकर पूरे देश में एग्जाम्पल सेट करेंगे। और इस उत्तराखंड से उत्तराखंड का मूल निवासी अपने हाथ में राजपाट लेकर दिखाएगा कैसे न्याय मिलता है,
कैसे सबका भला किया जाता है, ये हम करके दिखाएंगे। तो ये काम अब हमें करने की ज़रूरत है। अब हमें ये मांगने के चक्करों में ज़्यादा नहीं पड़ना है। आपका सब कुछ एक एक करके ख़त्म कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट लगातार काम कर रहा है, जहाँ पर सरकार कर पा रही है सरकार कर रही है, जहाँ सुप्रीम कोर्ट कर पा रहा है वहाँ से कर ले रहे हैं। तो हम मांगने में अगर हम रहेंगे, हमारी सारी एनर्जी मांगने में लग जाएगी। हम अपना इतना बढ़िया बुद्धिजीवियों का संगठन है, वैचारिक संगठन है, वो हमें पग पग पर मार्गदर्शन कर रहा है। उसके बताए रास्ते पर चलते रहें, पूरा समाज निर्माण करें, आपस में भाईचारा डेवलप करें, अपना जो अभिसरण, एक दूसरे से प्यार मोहब्बत बंधुत्व को कायम करें और मिलजुल कर चलें, अपनी खाइयों को पाटें, अपनी दूरियों को कम करें। तो 27 में हमारा, मैं उत्तराखंड का पहाड़ का खासकर, अभी मैं मैदान का नहीं बता रहा हूँ, पहाड़ का मैंने एनालिसिस किया है। पहाड़ की कोई भी विधानसभा सीट ऐसी नहीं है जिसमें 30,000 35,000 से कम केवल शेड्यूल कास्ट है। अभी मैं केवल शेड्यूल कास्ट की बात कर रहा हूँ। पहाड़ों में 30-35 हज़ार हर विधानसभा में SC वोटर है, जबकि विधायक वहाँ पर बनते हैं 15-16 हज़ार में। और हमारा समाज कहता अरे यार हम तो बहुत ही कम संख्या में हैं, हम तो जीत ही नहीं सकते, हम उनके आगे कहाँ से जीतेंगे। आप 35,000 केवल SC, अगर उसमें OBC भी आपके साथ आ गया, वहाँ पर अन्य जो तबके आ गए, तो क्या कुछ आप नहीं कर सकते। तो राजपाट लेने की ओर बढ़िए, सत्ता अपने हाथ में लेने की ओर बढ़िए, लेकिन सत्ता सीधे नहीं आएगी। जब तक समाज निर्माण नहीं होगा तब तक सत्ता नहीं मिल सकती। तो समाज निर्माण के लिए हमारे ये सामाजिक कार्यक्रम है, हमारे बुद्धिजीवियों द्वारा जो लगातार हमें अभियान दिए जा रहे हैं, इनको हमें करना होगा। दिन और रात की चैन और नींद खो दीजिए, 2.5 साल अपनी नींद और चैन को थोड़ा खो दीजिए। 27 के बाद आपका आराम ही आराम होगा, आप इस उत्तराखंड के हुक्मरान होंगे। मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लेता हूं, क्योंकि फिर वही विषय पर जाने की इच्छा करती है, लेकिन कितनी बातें और हो जाती हैं, समय आदमी भी वक्ता है, मैं ज़्यादा सभी को सुनने की बहुत इच्छा है मेरी भी। तो मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप लोग इतने अधिक से अधिक संख्या में यहाँ आए। अपने अतिथियों का भी धन्यवाद करता हूं, आप लोगों ने अपना कीमती समय निकाला। तो मैं फिर से वामसेप का धन्यवाद करते हुए, इसके तमाम ये यहाँ पर जो साथियों ने लगभग 2-2.5 महीने से मेहनत करके इस कार्यक्रम को यहाँ पर आयोजित किया है, हम उसमें कोई बहुत ज़्यादा आपका सहयोग नहीं कर पाए, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी भी हूँ। लेकिन आगे हम प्रयास करेंगे, निश्चित ही हम लोग इस उत्तराखंड की फिजा बदलेंगे, वास्तव में मूल निवासी संकल्पना को यहाँ सिद्ध करके दिखाएंगे। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मूल निवासी। शासक जातियां उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण का भय दिखाकर हमारे समाज को शिक्षा से वंचित कर रही हैं। जाति और हिंदुत्व की पहचान को नष्ट करने का सबसे शक्तिशाली हथियार मूल निवासी पहचान है। मैं सभी से आग्रह करूंगा, कृपया मूल निवासी पहचान को अपने अंदर साक्षात करने की कृपा करेंगे। साथियों, जिस समाज का सत्ता होती है उसका शोषण कभी नहीं होता है, तो मूल निवासी समाज की सत्ता बनाने का प्रयास करेंगे, ऐसा मेरा आग्रह, मेरा निवेदन आपसे है। इस सभागार में वीरेंद्र टमटा जी के साथ पूरे शिक्षक समाज, जिनका नाम हम इस मंच के माध्यम से नहीं ले पा रहे हैं, उनका पुनः बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, आभार। पुनः उमाशंकर जी। मैं सभागार में उपस्थित पूर्व प्रधानाचार्य माननीय रमेश चंद्र जी का भी स्वागत करता हूं और उनका आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने अपने व्यस्त कार्यक्रम से समय निकालकर यहां पर हमें सहयोग दिया। धन्यवाद। अगले वक्ता के रूप में मैं माननीय RP गंगोला जी, जिला अध्यक्ष मूल निवासी संघ को आमंत्रित करता हूं। माननीय RP गंगोला। अपने महापुरुषों को स्मरण करते हुए, नमन करते हुए, मंचासीन समस्त बुद्धि और सभागार में उपस्थित समस्त प्रबुद्धजन, मातृशक्ति
और समस्त जनता जनार्दन को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं और हार्दिक स्वागत करता हूं। और साथ ही साथ इस कार्य को संपादित कराने वाले DK सर और उनके पूरी टीम, मूल निवासी संघ के समस्त टीम, वाम सेव लोग की समस्त टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने यहाँ पर अपना रात दिन मेहनत करके इस कार्य को संपादित कराया, और इसलिए मैं आप लोगों का शुक्रगुजार करता हूं। भाइयों, जहाँ तक कि मुझे यहाँ पर मूल निवासी संघ का विकास कैसे होगा उस संबंध में बोलने के लिए आमंत्रित किया गया है कि यह जमीन, धरती, आकाश, गंगा, पर्वत सब हमारे मूल निवासियों के हैं। हमारा मूल अधिकार इस जल, जंगल, जमीन पर हमारा है, किंतु कुछ विशेष लोगों ने जिन्होंने इस समाज को वर्गीकृत कर दिया है, और वर्गीकृत करने के पश्चात हमको सबसे निम्न श्रेणी में रख दिया, और रखने के बाद हमको हमें ही शिक्षा से भी वंचित कर दिया, समाज का सामाजिक न्याय से हमें वंचित कर दिया, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय से हमें वंचित कर दिया। तब जाकर के और हम लोगों का ज़मीर जागा कि हम लोगों ने किसी राजनीतिक पार्टी को न बना करके हम मूल निवासी बन करके उभरें और उभर करके एक अपने जनता जनार्दन का राज बनाएं, सरकार बनाएं। इस सरकार को बनाने के लिए हमें बाबा साहब ने मूल रूप से वोट का अधिकार दिया हुआ है। उन्होंने हमें इस वोट के माध्यम से यह किया है कि आप अपने वोट का अधिकार जानें और जान करके इसका प्रयोग करें, और ऐसी जगह इसका प्रयोग करें जहां से आपको आपका शिक्षा का अधिकार मिल सकता है, आपको आपका सामाजिक सम्मान मिल सकता है, आपका आर्थिक विकास हो सकता है। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, जब तक किसी का शिक्षा के क्षेत्र में विकास नहीं होगा तो तब तक उसका आर्थिक विकास भी नहीं हो सकता है, क्योंकि जब आर्थिक विकास होगा तो आर्थिक विकास के बाद राजनीतिक विकास की तरफ हम जाएंगे, और राजनीतिक विकास से ही फिर हमारा जो है समाज का जो ये वर्गीकरण के तहत हमको सबसे निचले वाले पायदान में रखा गया है, हमें उसको नेस्तनाबूद कर करके, हमें नहीं चाहिए आपका किसी प्रकार की धन दौलत, हमें नहीं चाहिए किसी प्रकार का आपका यह सम्मान, हमें चाहिए तो केवल सामाजिक सम्मान चाहिए, और इस सामाजिक सम्मान को पाने के लिए हम किसी भी हद तक आगे बढ़ सकते हैं और इस कार्य को संपादित करा सकते हैं। भाइयों, बाबा साहब ने हमको बहुत से हक अधिकार दिए, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व का न्याय दिया, संविधान लागू कराने में उन्होंने बहुत समय दिया। ये संविधान हमारा जो है असली दस्तावेज है, जिसके माध्यम से हमें आगे बढ़ने का अवसर मिलता है, और इस तरह से हमारे उद्देशिका में भी लिखा गया है कि हमें हर तरफ से अवसर प्रदान, समानता के लिए अवसर प्रदान किया गया है, और उस अवसर का लाभ हमें लेना है। और विशेष रूप से बाबा साहब ने महिलाओं के उत्थान के लिए बहुत अधिक कार्य किया। महिलाओं को निम्न श्रेणी की महिलाएं समझी जाती थी, उनका शिक्षा पर अधिकार नहीं था, और सामान्य रूप से जिस माँ से हम पैदा होते हैं उसी माँ को निम्न श्रेणी में रख करके हमको निम्न श्रेणी का भी समझा गया है। बाबा साहब ने उस माँ को, उस मातृशक्ति को सबसे ऊंचा स्थान दिया, शिक्षा दी, भारत के समस्त उच्च पदों में उनको सम्मान दिया। आज नीचे श्रेणी से लेकर के राष्ट्रपति तक महिलाओं को सम्मान के रूप में राजनीतिक श्रेणी में भी
शिक्षा के क्षेत्र में भी सम्मान मिला हुआ है। और प्रत्येक घर की पहचान यह है कि जिस घर में महिला शिक्षित होगी तो उस घर के संस्कार अपने आप ही ऊंचे दिखाई देते हैं। इसलिए हम लोग जो हैं महिलाओं के माध्यम से ही, माता के द्वारा, बहनों के द्वारा ये हमारे संस्कार प्रलक्षित होते हैं, जिससे हमारे समाज में हमारा सम्मान बढ़ता है और लोग ये समझते हैं कि ये जो है अच्छे घर के हैं, अच्छे खानदान के हैं, अच्छे घर के हैं। बाबा साहब ने, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले जी ने, सावित्रीबाई फुले जी ने, सब ने मिल कर के शिक्षा पर जोर दिया कि शिक्षित बनिए और शिक्षित बन करके अपने हकूक़ और अधिकार के लिए लड़िए। मेरे साथियों, आज हम इस मूल निवासी के माध्यम से आप सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि हमें अपने हक अधिकार के साथ साथ, अपने शिक्षा के साथ साथ, अपने राजनीतिक क्षेत्र के साथ साथ अपने विकास के लिए कार्य करना है और तभी हम लोग विकास के कार्यों में आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर वक्तागण बहुत अधिक हैं और मैं ज़्यादा न कह करके अपने वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ और विराम देते हुए जय भारत, जय संविधान, जय। आप सभी को एक सूचना से अवगत कराना है। SC/ST शिक्षक एसोसिएशन नैनीताल द्वारा 1 सितंबर 2024 को MB इंटर कॉलेज में विद्यार्थी सम्मान समारोह वर्ष 2024 आयोजित किया जा रहा है, जिसमें हमारे मेधावी छात्रों को सम्मानित किया जाना है। 10वीं व 12वीं बोर्ड परीक्षा उत्तराखंड से 75% जिन मेधावी छात्रों को प्राप्त हुए हैं उनका सम्मान किया जाना है और उत्तराखंड बोर्ड के अतिरिक्त अन्य बोर्डों से जो प्रशिक्षार्थी 85% अंकों के साथ उत्तीर्ण हुए हैं उनका भी सम्मान किया जाना है। मेरा सभागार में उपस्थित सभी सम्मानित साथियों से अनुरोध रहेगा, कृपया इस सूचना को हमारे मेधावी छात्रों तक पहुंचा देंगे। नीट और जेई में भी सफल बच्चों को वहां पर सम्मानित किया जाना है। यदि आपके संज्ञान में हमारे मेधावी छात्र हों तो शिक्षक एसोसिएशन कारणी से संपर्क कर सकते हैं। इस बीच हमारे सभागार में जो विलम्ब से आए हमारे सभी अतिथिगण हैं, मैं उनका भी स्वागत और अभिनंदन करता हूं। वक्ताओं से मेरा अनुरोध रहेगा, क्योंकि हमें केंद्रीय कार्यकारिणी से निर्देश प्राप्त हुए हैं कि 5 से 7 मिनट में ही अपना वक्तव्य रखेंगे। अब से कुछ ही क्षणों पश्चात हमारे मुख्य अतिथि और हमारे विशिष्ट अतिथि हमारे बीच में आने वाले हैं। तत्पश्चात हमारा आगे का कार्यक्रम प्रारंभ होगा। इस सत्र के आगे के संचालन के लिए मैं पुनः उमाशंकर जी को आमंत्रित करता हूँ। अगले वक्ता के रूप में मैं समाज के बहुत ही वरिष्ठ नागरिक माननीय नंदी दीदी जी को आमंत्रित करता हूँ। माननीय नंदी दीदी। साथियों, उनको सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी। और हमारे सफल संचालक तथा आयोजनकर्ता जिन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हमारे देहरादून से हमारे बेसिक शिक्षा निदेशक यहाँ पर पहुंचकर हमारा उत्साहवर्धन कर रहे हैं। महाराष्ट्र से हमारे इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करने के लिए हमारे
डॉक्टर संजय इंगोले यहाँ पर हमारी उत्साहवर्धन कर रहे हैं। साथियों, आज जो इस समय संविधान का मामला और जो ये संविधान आरक्षण और क्रीमी लेयर का जो मामला यहाँ पर इसका माहौल इतना ख़राब हो रहा है, हिंसक होने में आज तक हिंसक ही हुआ। ये कार्यक्रम इस जगह जगह हमारे जागरूक लोग कर रहे हैं। साथियों, आरक्षण को ये आरक्षण का जो कारण है, अगर सबको शिक्षा मुहैया कराई जाती तो ये आरक्षण का कोई ज़रूरत नहीं थी। अब इसको देखते हुए हमारे लोगों ने जो ये कार्यक्रम किया है, SC ST और क्रीमी लेयर मानक लगाए हैं, ये हमारा शासक वर्ग हमको कभी भी इसने मनुष्य नहीं समझा, कभी मनुष्य हमको मानव नहीं समझा। और जानवरों की गिनती होती है, पेड़ पौधों की गिनती होती है, जंगली जानवरों की गिनती होती है, लेकिन हमारी गिनती करने में उनको बहुत पीड़ा होती है, बहुत परेशानी होती है हमारी जनगणना करने के लिए। SC ST में जो ये क्रीमी लेयर मानक बनाए हैं, जो हमारे लेबर हैं उनको भी क्रीमी लेयर में, क्योंकि 1500 महीने में गरीबी रेखा के ऊपर आते हैं हम लोग, हमारे लेबर लोग। उनके जनरल स्टोर वाले, बड़े बड़े उद्योग वाले, उन्होंने अपने को गरीबी रेखा से नीचे रखा है, क्योंकि उनकी जो आय है उसको घोषित करने वाले हम नहीं हैं, वही लोग अपनी आय को घोषित करते हैं। और हमारे लिए इतनी कठिन हो गई है ये गरीबी रेखा के कार्ड बनाने के लिए उनकी इतनी मुश्किल हो रही है, इसके मानक इतनी मुश्किल कर दिए हैं, इसमें कुछ नहीं हो रहा है। ये क्रीमी लेयर हमारे उनका जो आरक्षण है सवर्णों का, उनके मानदंड क्या हैं? शहर में 2000 वर्ग फुट में उनका मकान होना चाहिए, उनके आरक्षण के मानक हैं ये। और 5 एकड़ ज़मीन होनी चाहिए, 8 लाख रुपये की आय होनी चाहिए, ये उनके मानक हैं। और हम 1500 रुपये महीने में हम गरीबी क्रीमी लेयर में आ रहे हैं। ये लोग हमको इसलिए हमको ये बिल्कुल अंधे बहरे बना रहे हैं, हम लोगों को बिल्कुल इसका ध्यान नहीं है। जो ये सफाई कर्मचारी हैं, पहले तो इनके अलग अलग उपेक्षित नाम थे, अलग अलग इनके अपमानजनक नाम थे। आज वाल्मीकि समाज कहा जा रहा है इनको, आज इनको पर्यावरणविद कहा जा रहा है, सफाई कर्मचारी कह रहा है, उनको उकसा रहे हैं। वो उनकी जो ये दुर्गति हुई है, इसका हमारे बीच में हमारे आज के मुख्य अतिथि शंभू कुमार सिंह जी का मंगल आगमन